नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं IAS वारिस में। और 17 BPSC मेंस के लिए आपको पता है कि मैं एसे का सेशन लगातार ला रहा हूँ, जिसमें 3 लेक्चर ऑलरेडी मैं पहले ला चुका हूँ और ये नंबर 4 का मेरा लेक्चर है, जिसमें मैं फिर आज एक प्रोवर्स करवा चुका हूँ, जिसमें नाथ ना आगे पछा पागा पगहा वाला जो था उसको मैंने करवा दिया था। और आज एक नया प्रोवर्ब लेके आया हूँ जिसमें थोड़ा सा अलग है कि खेत खाई गदहा मार खाई जुलाहा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस तरह का जितना प्रैक्टिस करिएगा ना आपको अर्थ निकालने में, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है अर्थ निकालने का, जितना प्रैक्टिस करिएगा धीरे धीरे आपको शब्दों का नॉलेज होता जाएगा, तो आप आसानी से उसका अर्थ निकाल सकते हैं। जो लोग यहाँ के नहीं हैं उनको लोकोक्ति यानी कि प्रोवर्ब्स में प्रॉब्लम आती है, तो मैं आज लैंग्वेज भी हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलूँगा, क्योंकि टर्म जो है इंग्लिश थोड़ा सा यूज करते चलूँगा ताकि इंग्लिश मीडियम वाले को भी कोई समस्या नहीं हो। मेरा इस वीडियो का मकसद ये है कि जो लोग भी अगर पेड बैच से या फिर नहीं जुड़े उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। इसके अलावा अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि पुराने बैचेस जी जो है कुछ टेस्ट हो चुके हैं, उस टेस्ट को आपको कवर करवा दिया जाएगा पर्सनली, सारा मटेरियल भेज के, और पर्सनली आपका कॉपी चेक कर दिया जाएगा। क्या है जो भी प्लान है मेरा, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, उसके बाद सीधे हम लोग एसे पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एसे के लिए एक तरीका बताया जाता है कि एसे के लिए नहीं, मतलब पूरा मेंस के लिए, कि जैसे कि पीटी के लिए आपका MCQ इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही मेंस अगर क्वालिफाई करना है तो बिना आंसर राइटिंग के आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो आपको आंसर राइटिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर खुद से करें चाहे जहाँ से भी करें, लेकिन आपको करना चाहिए आंसर राइटिंग, चाहे जहाँ से करना। अगर हमारे साथ इनरोल करना चाहते हैं तो 3 फरवरी वाला एक बैच है, मतलब पुराना बैच है, जिसमें 30 टेस्ट हैं, सेक्शनल फुल नेम दोनों हैं। एक वीक में 2 टेस्ट होगा, GS1 GS2 एसे का टेस्ट टॉपिक दिए जाएंगे। पहले स्टडी मटेरियल आपको पर्सनली जो छूटा है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पर्सनली आपको कॉपी चेक कर दिया है, क्योंकि चूंकि ग्रुप में कई चीज़ें आपको स्किप हो चुकी है टेस्ट, उसको आपको रिकवर करवा दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप से होगा। पर्सनल मेंटरशिप, रैंक्स, टॉपर्स कॉपी, स्टडी मटेरियल सारे आपके मिलेंगे। फ़ी अभी 1500 कर दिया गया, पहले 2000 में मैक्सिमम एडमिशन इसमें हुए हैं। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 91 17 16 63 47 पर, व्हाट्सअप करिएगा, कॉल इस पर लगेगा नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 9117166347 पे आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ज़रूरत लगेगा आपको कॉल करने का तो कॉल करके सारा मटेरियल भेज कर हम लोग सारी चीज़ें समझा देंगे। अब चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इस एशिया का प्रोवर्ब का ये सेक्शन है, सेक्शन 3 का है, यानी कि जिसमें कि खेत खाए गदहा मार खाए जोलाहा। ये भोजपुरी कहावत है, इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि खेत खाए गदहा मार खाए जोलाहा। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या होगा कि इसमें इस प्रोवर्ब का सीधे अर्थ हम कह सकते हैं कि काम जो है, गलती किसी चीज़ किसी और ने किया है और इस चीज़ का परिणाम जो है किसी और को भुगतना पड़ रहा है, यानी कि दोष किसी और पे थोपा जा रहा है और गलती किसी और ने किया। मतलब सिंपल सी बात है कि गदहा ने क्या किया, खेत को खाया है, लेकिन मार कौन खा रहा है, मार जोल्हा खा रहा है। घर पे नहीं होता कि कई बच्चों को गलती नहीं होती है और वो गलती और या फिर बदमाशी वो किसी कोई और किए होते हैं, काम बिगाड़े कोई और बच्चे होते हैं, लेकिन किसी और बच्चे को पीटा जाता है। सिंपल सी बात यही है, और इसका प्रोवर्ब का अर्थ यही है, खेत खाए गदहा मार खाए जोल्हा, कि मतलब गलती कोई और करे और सज़ा किसी और को मिले। सिंपल सी बात है कि हम इसी को कह सकते हैं कि, और इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कि वन कमिट्स द मिस्टेक अनदर बियर्स द पनिशमेंट। सिंपल सी बात यही हो गई कुल मिला जुला के। तो अब इसका जो है ना, हम लोग इसका अर्थ सबसे पहले हम किस में लिखेंगे, इसका अर्थ हम इंट्रो में लिख देंगे कि ये लोकोक्ति का अर्थ वो हुआ कि गलती कोई और कर रहा है, सजा किसी और को मिल रही है। और इस कहावत को हम ये भी दिखा देते हैं कि समाज में जो शक्तिशाली लोग हैं और वो लोग क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं, लेकिन इसका भुगतना किसको पड़ता है, कमज़ोर लोगों को। जो भी हेल्पलेस लोग होते हैं, वीक लोग होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, इसका सज़ा भुगतना पड़ता है। तो ये समाज में किसको दर्शाता है, आपके इनजस्टिस एंड इनक्वालिटी को, मतलब कि समाज में असमानता को और अन्याय को दर्शाता है। इस बात को दिखा देंगे। और इसी में इंट्रो में आप लिखिएगा कि ये कई कंटेक्स्ट में हम इसको देख सकते हैं, सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, कल्चरल कंटेक्स्ट में। इसके अलावा आपको सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, यानी कि सामाजिक आर्थिक कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। उसके बाद से सीधे हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद से अपने सीधे टॉपिक पे आ जाएंगे। इंट्रो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको लिखना सिखाना है, क्योंकि बोल देने से हर चीज़ें नहीं होती है, आपको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी हमने क्या किया, इंट्रो में ये सारी चीज़ें कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका सारा डायमेंशन खोलेंगे हम मेन बॉडी में जाके। अब ये जरूरी नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, उसके बाद से मोरल, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक एक को लिखना है। ऐसा भी आप कर सकते हैं
क्योंकि कई चीज़ें सोशल जो होती है ना, इकोनॉमिक प्रभाव साथ में पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर समाज में कोई अमीरी गरीबी का फ़र्क है तो इसको सोशियो इकोनॉमी भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि ये तो समाज हो गया, एक तो समाज हो गया, सोसाइटी हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा इकोनॉमिक इश्यूज हो गया। तो दोनों को क्या कह सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कह सकते हैं। इसी तरह से राजनीतिक आर्थिक भी हो सकता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल भी हो सकता है साथ में, कि हो सकता है कि राजनीति के तौर पे कोई फंड आ रहा हो, या फिर राजनीतिक तौर पे किसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहा जा रहा हो, पैसे का, किसी पैसे का, वो क्या हो जाएगा, आपका नेता लोग बीच में पैसे खा रहे हो, तो उसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कह सकते हैं। तो इसको साथ में भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि राजनीति का अलग लिखिएगा, क्योंकि कई कॉम्बिनेशन एक साथ चलती हैं। तो मैं इसका कुछ तरीका बता दे रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कैसे इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले संदर्भ में हम इसको देखते हैं, जिसमें हम सोशियो पॉलिटिकल संदर्भ में देखते हैं कि आपको पता है कि शक्तिशाली लोग क्या करते हैं, कमज़ोर वर्गों के अधिकारों का हनन करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता दूं सोशियो पॉलिटिकल में, जैसे कह सकते हैं कि अगर आपके घर किसी मतलब समझिए कि कोई अमीर समाज में कोई व्यक्ति है, या फिर उसके घर कोई कार चलाने वाला ड्राइवर है, ठीक है, कार चलाने वाला ड्राइवर है, मानिए कि नेताजी हैं, हम नेताजी ही समझ लेते, कोई नेताजी हैं और एक कार चलाने वाला इनका क्या है, ड्राइवर है। ड्राइवर बेचारा है तो कहीं ना कहीं ये तो वीकर सेक्शन से बिलोंग करता होगा। दूसरा ये है, इनका एक बेटा है, बेटा मानिए कि क्या कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया रोड पे जाके, ठीक है। एक्सीडेंट किसने किया, इनका नेताजी का बेटा ने एक्सीडेंट किया, लेकिन सज़ा कभी कभी थोप देते हैं, कहेंगे मेरा ड्राइवर इनका गाड़ी चला रहा था, ये चीज़ हो जाती है। और ये चीज़ को आपने देखा होगा, मैं इस चीज़ को ज़्यादा अब नहीं ये करना चाहूँगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल खुद आप समझ गए होंगे मेरी बातों को, तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस ड्राइवर और कार वाला एक लेडी हुआ था किस्सा बॉलीवुड में, तो आप इस चीज़ को चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन मैं इसको बस इशारा करके छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन ये सब चीज़ लिखना नहीं है, ये बॉलीवुड ये सब आपको एग्जांपल नहीं देना है, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हो सकता है कि चेक करने वाला का धारणा कुछ और हो, उनका मान्यता कुछ और हो, तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल कभी मत दीजिएगा, मैं समझाने के लिए ये बातें कर रहा हूँ कि शक्तिशाली लोग कर्म करते हैं, लेकिन उसका नुकसान किसको फैलता है। दूसरा चीज़, समाज में और एक चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि कोई मानिए कोई स्कीम्स आ रहा है, ठीक है, और स्कीम्स का क्या किया जा रहा है, बीच में घोटाला किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई स्कीम आया गरीब लोगों को, ठीक है, और बीच में घोटाला किया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे भी घोटाला हो सकता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे भी ये हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे प्रशासनिक कमजोरी की वजह से भी हो रहा है, लेकिन गलती तो इनकी है, लेकिन स्कीम्स का फ़ायदा किसको नहीं मिल रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से ये भी एक क्या होगा, इसका डायमेंशन हो सकता है, जिसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायमेंशन या फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन भी कह सकते हैं, ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद या फिर बिचौलिया जो है बीच में कभी कभी खाने लगती है। जैसे उदाहरण एक और मैं आपको बताऊं कि जैसे पता होगा कि वॉशरूम बनने के लिए बिहार में योजना चलाया गया था, ठीक है। अब इस योजना में 12,000 रुपया आता था, हम एकदम ज़मीनी एग्जाम्पल लेते हैं, 12,000 रुपया आता था, ठीक है। अब इस 12,000 में से पता है जो बिचौलिए थे 2,000 खा जाते थे, कि 2,000 दीजिएगा तभी जाके आपका क्या होगा, वॉशरूम वाला पैसा मिल पाएगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, फिर वही क्या हो गया, किसका शोषण हुआ, गरीब का फिर से शोषण हुआ, तो वही चीज़ें हो गई। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक इसको कह सकते हैं, इश्यूज हो सकता है, ठीक है। बाद में चलिएगा तो एक और इसका इम्पॉर्टेंट पहलू हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपने एक चीज़ देखा होगा कि टैक्सेशन सिस्टम की भी बात करते हैं, कि जो बड़े बड़े ज़मींदार लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, गरीबों से खेती करवाते हैं और टैक्स किससे लेते हैं, वो उनसे टैक्स लेते हैं। अब लैंडलॉर्ड तो टैक्स उस स्तर पर नहीं देता है, गरीबों से टैक्स लेता है, तो कहीं ना कहीं किसानों का क्या हो रहा है, फार्मर्स का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, क्योंकि गलती क्या है, उनकी है, खेत उनकी ज़्यादा है और भर कोई और रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। एक और उदाहरण एलपीजी में ले सकते हैं, आपने पढ़ा होगा एलपीजी 1991 में 24 जुलाई को आया था। तो एलपीजी में क्या हुआ था, आपको पता ही है एलपीजी क्या होता है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण वाला आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या हुआ था, चूँकि बड़े वर्गों का क्या हुआ था, ज़्यादा फायदा हुआ था, और छोटे वर्गों का, किसान गरीब लोगों का क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, और इनके बीच में गैप बढ़ गया था। तो आप इस तौर पे भी देख सकते हैं कि एलपीजी का क्या है, एलपीजी का उदाहरण भी ले सकते हैं। फिर से आपको पता होगा कि अगर वैश्विक संदर्भ में इसको कवर करना चाहें तो 2008 में एक क्राइसिस देखने को मिला था, आपको पता होगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो था 2008 में आया था। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ था निचले तबके लोगों को हुआ था, गलतियाँ कहीं और थी। तो इसको इस स्तर पे भी ले सकते हैं। आगे
एक और चीज़ बता सकते हैं, अगर इन्वायरमेंटल स्तर पे इसको लेना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट में आपको एक अच्छा सा उदाहरण मैं बता दूं कि बड़े बड़े जो धनी कंट्री हैं, कह सकते हैं कि धनी कंट्री का मतलब हम एक सीधा सा उदाहरण ले सकते हैं कि होती है डेवलप कंट्री और एक होता है डेवलपिंग कंट्री। तो एक विकसित देश होते हैं और एक विकासशील होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो कि बड़े अर्थव्यवस्था के देश होते हैं और इन्वायरमेंटल स्तर पे क्या होते हैं, ज़्यादा ये लोग ग्रीन हाउस गैसेस या फिर पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसका सर्वाधिक हानि गरीब और अल्प विकसित देशों को होता है। तो इसको भी हम इस तरह से कह सकते हैं कि खेत खाए गदहा मार खाए जुलाहा, यानी कि इसका प्रभाव किसी और को, क्योंकि चीन हो गया, यूएसए हो गया, ग्रीन हाउस गैस का ये लोग उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं, लेकिन छोटे छोटे कंट्री को भी इसका खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ता है। तो इन्वायरमेंटल स्तर पर भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे कोई सुझाव भी आप दे सकते हैं कि गांधी जी का जो एक नारा था, आपको पता है सर्वोदय, आपने पढ़ा होगा। सर्वोदय मीन्स आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि वेलफेयर द वेलफेयर ऑफ ऑल, मतलब सबका कल्याण का ही सर्वोदय कहते हैं कि निचले तबके में रह रहे लोगों को भी हम क्या कर सकते हैं, कल्याण हो सके। कुछ इसमें अगर पंक्ति वगैरह यूज़ करना चाहें, कविता वगैरह यूज़ करना चाहें, लाइन कोटेशन यूज़ करना चाहें, तो एक मैं बता दे रहा हूँ कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करी हैं सो तस फल चाखा। तो बाद में ये कह सकते हैं कि ये कर्मों का फल उन्हीं को मिलना चाहिए जो कि गलती करते हैं, और समाज में इनजस्टिस और अनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए, अन्याय और असमानता नहीं होना चाहिए। और इसमें आप नैतिक तौर पे भी देख सकते हैं, आप दार्शनिक स्तर से भी इसको फिलोसफिकल स्टैंड पॉइंट से भी आप देख सकते हैं इसको कि समाज में क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। कुछ सजेशंस अपना दे सकते हैं और कंक्लूजन के साथ क्या कर सकते हैं, इसको समाप्त कर सकते हैं। कंक्लूजन में आपको एक बार बता दे रहा हूँ, आप लिखना है तो आप कंक्लूजन को लिख सकते हैं। मैं कंक्लूजन आपको सीधे से बोल के लिखवा दे रहा हूँ ताकि एक अच्छा कंक्लूजन आप लिख पाए। इसमें कह सकते हैं, खेत खाए गधा मार खाए जोलाहा की कहावत आज के समाज में भी प्रासंगिक है, मतलब रेलिवेंस है। यह अन्याय की गहरी जड़ें और आर्थिक सामाजिक असमानताओं को उजागर करती है। बिहार के संदर्भ में यह कहावत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां शक्तिशाली वर्गों की गलतियों का दंड हमेशा गरीब और असहाय वर्गों को भुगतना पड़ता है। चाहिए तो आप स्पीड स्लो भी कर सकते हैं या पॉज करके चाहे तो लिख सकते हैं। हालांकि हाल के कुछ सुधारों ने इस स्थिति को बदलने की कोशिश की है, लेकिन न्याय और समानता की दिशा में अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है। दार्शनिक जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समाज का ढांचा इस प्रकार होना चाहिए कि यह सबसे कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करे, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि निचले तबके के लोगों को ज़्यादा क्या करे, संरक्षित करे, लेकिन वर्तमान समय में यह संरचना अभी भी विकास की ओर अग्रसर है। इसीलिए यह कहावत हमें याद दिलाती है कि जब तक समाज में समानता और न्याय की पूर्ण स्थापना नहीं होती, तब तक अन्याय का यह चक्र जारी रहेगा। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि समाज में सुधार संभव है यदि सभी वर्ग मिलकर प्रयास करें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। तो इस तरह से आप इसका कंक्लूजन कर सकते हैं। इसका इंग्लिश में भी मैं बोल के लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकें। तो इसको इस स्तर से लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि द प्रोवर्ब खेत खाए गधा मार खाए चूल्हा रिमेन्स रिलेवेंट इन टूडेज सोसाइटी। इट एक्सपोजेज द डीप रूटेड injustice and socio-economic inequalities. In the context of Bihar, the proverb holds particular significance, highlighting how the poor and helpless bear the consequences of the powerful wrongdoings. ठीक है, while some recent reforms have attempted to address these issues, the journey towards complete justice and equality is far from over. Philosopher John Rawls' theory of justice emphasizes that society structure must protect the interests of its weakest members. However, this structure is still evolving in the current era. Therefore, this proverb reminds us that unless equality and justice are fully stabilized, the cycle of justice will persist. It also underscores the social reforms is possible if all sections come together, remains resilient and actively pursue their rights. ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तो अपना ख्याल रखिए। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 9117166347 पे क्या कर सकते हैं, हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और कमेंट्स अपना जरूर बताइएगा कि कैसा आपको सेशन लगा, उसी के आधार पर मैं आगे सेशन को जारी रखूँगा। थैंक यू सो मच।